यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें उपयोग किए गए सभी नाम, पात्र और घटनाएं मेरी अपनी कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या अन्य कहानी से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी भी प्रकार की समानता पाई जाती है, तो उसे मात्र एक संयोग माना जाए। मैं हूँ आपका भाई दिव्यांशु उपाध्याय, और अब शुरू होती है एक नई रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी। कहानी में अब तक आपने देखा था कि श्रेयांश और वासुदेव गुफा के अंदर अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं और श्रेयांश को मिलता है उसका अपना एक अमोघ प्रतिछाया, जो कि दुनिया की पूरी शक्ति का एकमात्र आध्यात्मिक स्तर था। तभी श्रेयांश वह वासु को अपनी पीठ पर लादता है और सीधा उसे लेकर धर्मपुरी क्षेत्र के लिए निकल जाता है और वह सीधा आकर अपने महल यानी अपने कक्ष के अंदर आकर रुक जाता है और वहां पर वह दोनों आराम करने लगते हैं। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ मैं आपका भाई दिव्यांशु उपाध्याय तो सीजन 2 की कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी अब आगे श्रेयांश और वासु इस समय उस कच्छ के अंदर, जो भी बहुत ज्यादा पुराना किसी झोपड़पट्टी की तरह दिख रहा था, उसके अंदर दोनों लेटे हुए थे। श्रेयांश उसकी आंखें खोली हुई थी और वह अपनी आंखों से आसमान की तरफ देख रहा था। उसे अपने बिताए हुए वही पल याद आ रहे थे जो उसने महल के अंदर अपनी माता पिता और भाई के साथ बिताए थे। उसे वह पल याद आता है जब उसके पिता उसे खिलाया करते थे और उसे यह सब सोचकर मुस्कुरा ही रहा था, लेकिन तभी वह दुखद संगीतों में भी पड़ जाता है और उसे याद आता है कैसे उसके पिता उसे छोड़कर चले गए, यानी कि उन्हें किसी ने कैद कर लिया। श्रेयांश जैसे ही यह सब कुछ सोचता है, वह तुरंत अपनी जगह पर बैठता है और उसी विशाल बेड के ऊपर बैठते हुए सामने की तरफ देखता है और खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, इसकी कीमत चाहे जो भी क्यों ना हो, मैं अपने बाबा को ढूंढ कर रहूंगा और मैं बताऊंगा इस दुनिया को कि प्लूटो के लोग इतने भी बुरे नहीं होते जितना सब लोगों ने समझते हो। इतना कहने के बाद श्रेयांश वहाँ बैठा हुआ होता ही है। तभी बासु भी अपनी जगह पर खड़ा होता है और वह श्रेयांश की तरफ देखता है। वह श्रेयांश के चेहरे की तरफ देख रहा था, जो कि अब बहुत ज्यादा गंभीर दिख रहा था। तभी बासु बड़ी प्यार से और नरम आवाज में श्रेयांश की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही है? बासु की इस बात को सुनने के बाद श्रेयांश बासु की तरफ देखता है और उसकी नजरें सीधी बासु की आंखों के ऊपर जाती है, जहां से आंसुओं की बूंदें वहां धीरे धीरे रिज रही थी और वहां पर आंसुओं की लकीरें बनी हुई थी, यानी कि श्रेयांश के गैर मौजूदगी में बासु बहुत ज्यादा अपने परिवार को याद कर रोया था। तभी श्रेयांश अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाता है और इसी मुस्कुराहट के साथ कहता है, क्या हुआ, तुम्हें भी अपने परिवार की याद आ रही है? श्रेयांश की इस बात को सुनने के बाद बासु अपने हाथों से अपने आंसू को पहुंचता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता, नहीं, बस अब तो एक ही उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द यहाँ पर ताकतवर हो जाएं और जल्द से जल्द अपने आयाम में लौट सके। श्रेयांश जैसे ही बासु की इस बात को सुनता है, श्रेयांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह इसी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम चिंता मत करो, वह समय भी दूर नहीं। इतना कहने के बाद श्रेयांश खड़ा होता है और सामने की तरफ टहलते हुए जाने लगता है, जिसके बाद वह अपने हाथों की जोर से मुट्ठी को खींचता है और बासु की तरफ अपनी नजरों को करते हुए कहता है, हम जल्द से जल्द अपने आयाम और अपने घर लौटेंगे, जहां पर उन्हें भी मालूम होगा कि हम कमजोर तो बिल्कुल नहीं थे और जिस बार मैं यहाँ से लौटूंगा उस समय मैं अपने बाबा को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी और क्या भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। बासु जैसे ही श्रेयांश की बात को सुनता है, बासु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह भी अपनी जगह पर खड़ा होता है और वह श्रेयांश के पास जाते हुए कहता है, तुम नहीं, हम दोनों साथ मिलकर जाएंगे और अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे, जिसके साथ मुकाम हासिल करेंगे एक अच्छा।
तभी श्रेयांश वासु की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह इतनी मुस्कुराहट के साथ कहता है, अरे वाह, तुम में मुझे बहुत ज्यादा जोश दिख रहा है। श्रेयांश की अति बड़ी बात को सुनने के बाद वासु भी जोर जोर से हंसने लगता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों, क्या करें, सभी का मानना जो है इस दुनिया का रक्षक, अरे नहीं, मुझे माफ करना। इतना कहने के बाद वह अपनी आंखों को नीचे करता है और एक लंबी सांस खींचते हुए श्रेयांश की तरफ देखता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, महारक्षक, मेरे सामने जो खड़ा है। श्रेयांश जैसे ही वासु की इस बात को सुनता है उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जिसके साथ ही वह वासु को तुरंत अपने गले से लगा लेता है और वासु को अपने गले से लगाते हुए कहता है, मालूम नहीं कल के युद्ध में क्या होगा। वासु जैसे ही श्रेयांश की इस बात को सुनता है वासु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, तुम चिंता मत करो, अब हमें आराम कर लेना चाहिए वरना कल के युद्ध में थकान महसूस होगी। श्रेयांश की जैसे ही वासु की इस बात को सुनता है वह अपने सिर को हाँ में लाता है और अपने सिर को हाँ में लाते हुए वो वहां पर जाकर बिस्तर के ऊपर लेट जाता है। देखते ही देखते समय बीत जाता है। वहां से आसमान के ऊपर जो चांद था वह जगमगाने लगता है और चारों तरफ एक शांति भरी ऐसा माहौल चाहता है जैसे ऐसी शांति जो कि पूरी दुनिया को शांत होने का संकेत ले रही है। चारों तरफ ठंडी हवाएं दिखाई देने लगती हैं। वहीं यहाँ से सीन बदलता है और हम बहुत ज्यादा दूर जाने लगते हैं, जहाँ पर हम जाकर एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर एक घनी अंधेरी रात, काला आसमान और आसमान में चमकता हुआ वह चांद जो कि बहुत ज्यादा शीतल और ठंडी हवा दे रहा था। वहीं पर आसमान के नीचे बहुत ज्यादा घने और विशाल जंगल और उन्हीं जंगलों में एक जगह पर कुछ लोग सामने की तरफ भागते चले जा रहे थे। वह लोग इतनी रफ्तार में बज रहे थे कि उन्हें देखना मात्र ही बहुत ज्यादा वैकल्पिक लग रहा था। उन्हें नंगी आंखों से तो देखा ही नहीं जा सकता था, उनकी रफ्तार इतनी तेज थी जैसे कि आसमान से कोई उल्का पिंड वहां जमीन पर आकर गिरा हो। वहां लोग इतनी रफ्तार से सामने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। वहां जंगलों जंगलों, नदियों, पहाड़ों को नापते हुए सामने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति वह दूसरे व्यक्ति की तरफ देखता है और दूसरे व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? तभी वह दूसरा व्यक्ति वह पहले व्यक्ति की तरफ देखता है और पहले व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहता है, हमने अग्निमणि को हासिल तो कर लिया है, लेकिन इससे पहले वह व्यक्ति कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी नार कट जाती है और उसकी गर्दन वह उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर पड़ी रहती है और उसका धड़ वह जमीन पर गिर जाता है। पास आने पर देखते हैं कि उसके नार का जो हिस्सा था, उसकी गर्दन का हिस्सा था, वहां पर बहुत ज्यादा अग्नि का लावा बना हुआ है जो देखते ही देखते उसकी गर्दन को अपने अंदर समेट लेता है और देखते ही देखते उसके पूरे शरीर को अपनी आगोश में ले लेता है और कुछ ही समय में उसके शरीर की जगह पर वहां पर से लावा का ढेर दिखने लगता है। जैसे ही पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हालत को देखता है वह सामने की तरफ देखता है जहां पर कुछ सैनिक जिनके पूरे शरीर लाल थे, जिनकी लाल लाल आंखें और जिनके लाल और भयंकर घने बाल और जिनके हाथों में लगा हुआ था एक तलवार जो कि पूरी तरीके से लाल कलर की दिख रही थी और जिनके सीने के ऊपर बना हुआ था एक चित्र जिसमें एक औरत जो सिंहासन पर बैठी हुई थी और जिसके माथे पर लगा हुआ था लाल मणि। वहां सभी लोग अपने सामने की तरह खड़े उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं और उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम अग्नि साम्राज्य से अग्निमणि को ले जाओगे और हमारी महारानी कुछ भी नहीं कर पाएंगी? इतना कहने के बाद वह सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वह व्यक्ति उन सभी की तरफ देखता है और अपने चेहरे पर एक मुस्कान मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम में से तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे रोक सके। उस व्यक्ति की इस बात को सुनने के बाद वहां सभी लोग जो कि अग्निवंशी लग रहे थे वह सभी उस व्यक्ति की तरफ फूंकार नजरों से देखते हैं और फूंकार नजरों से देखते हुए कहते हैं, तो ठीक है,
क्यों ना एक बार इसे आजमा लिया जाए। इतना कहने के बाद उनमें से सामने खड़ा हुआ व्यक्ति अपने बगल में खड़े हुए योद्धा की तरफ देखता है। वह योद्धा जैसे ही उस व्यक्ति की नजरों को अपनी तरफ होते हुए देखता है, वह अपने सिर को हाँ में लाता है और सीधा आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इस समय उस योद्धा की पीठ पर पंख थे। इसका मतलब साफ था कि वह या तो अनंताधिपति या फिर आदि पूर्वज, दो रैंक में से किसी एक रैंक का योद्धा था। क्योंकि यथार्थ का नियम साफ था कि शक्तिशाली ही कानून बनाता है। यहाँ नियम यथार्थ का ही नहीं बल्कि सभी जगहों का था जहाँ पर शक्तियां ही सब कुछ होती थी। यहाँ पर शक्तिशाली की उपाधि भी उसे दी जाती थी, जो अपनी शक्तियों से पंख को बनाने की क्षमता रखता था। वह जैसे ही अपने शरीर से शक्तियों को निकालता है, उसके पीछे लाल कलर के अग्नि से बने हुए पंख दिखने लगते हैं, जो कि बेहद ज्यादा आकर्षक दिखाई दे रहे थे। वह उस काली आकाश में किसी चील की तरह उड़ता हुआ चला जा रहा था और उसके पंख वहां किसी खौलते हुए लावे की तरह जगमगा रहे थे। जैसे जैसे उसके पंख जगमगाते और लहराते, उन पंखों से निकलती हुई हवाएं वहां नीचे के सभी पेड़ों को जलाकर राख करने लगती और चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा पसर जाता और चारों तरफ राख ही राख दिखने लगती। वह सैनिक अपने सामने खड़े हुए वह पहली व्यक्ति की तरफ जा रहा था, जिसके हाथों में एक मणि चमक रही थी, जो कि पूरी तरीके से अग्नि से बनी हुई दिखाई दे रही थी। वह सैनिक उस पहले आदमी की तरफ ही जाता है। तभी वह पहला आदमी सैनिक की तरफ देखता है और अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाता है। यहाँ मुस्कुराहट कहीं से प्यारी या फिर कोई अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तभी वह व्यक्ति उस सैनिक की तरफ देखता है और अपने चेहरे पर एक खूंखार मुस्कुराहट के साथ कहता है, एक आदि पूर्वज रैंक का योद्धा और मुझे रोकने के लिए चला है। इतना कहने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और वह अच्छी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तो क्या हुआ, आज तुझे एक अनंताधिपति की ताकत दिखाते हैं। इतना कहते ही उसके शरीर के अंदर से इतनी ज्यादा भयावह ताकत निकलने लगती है कि इस समय वहां जिस पहाड़ के ऊपर खड़ा था, वहां पहाड़ पल भर में ही मलबे के ढेर में बदल जाता है। वहां का पानी जो उस नदी से नीचे की तरफ गिर रहा था, वह पानी किसी फुब्बारे की तरह आसमान में उलटने लगता है और चारों तरफ प्रगति में बदलाव होने लगता है। यहाँ शक्ति थी एक अनंताधिपति रैंक के योद्धा की, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करता था। अगले ही पल वह व्यक्ति अपनी जगह से तुरंत गायब होता है और सीधा उस सैनिक के पास जाकर रुक जाता है। वह सैनिक जैसे ही उस व्यक्ति को अपने सामने आता हुआ देखता है, वह कुछ सैनिक कुछ सोच पाता, समझ पाता या फिर उस व्यक्ति पर हमला कर पाता उससे पहले ही वह व्यक्ति उस सैनिक के बगल से निकल जाता है। वह सैनिक जैसे ही लेकिन अगले ही पल उस सैनिक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। मुस्कुराते हुए कुछ कहने वाला होता ही है, लेकिन वह मुस्कुराहट उसके चेहरे पर ज्यादा देर तक नहीं दिखती, क्योंकि वह सैनिक कुछ देखता है। वह देख पा रहा था इस समय उसके माथे से खून निकल रहा है। वह सैनिक अपने हाथ को लेता है और अपने माथे को छूता है। उस सैनिक के अपने माथे को छूते ही उसका सिर वह टुकड़ों में बदल जाता है और उस सैनिक को बीच में से आधा काट दिया जाता है, जैसे किसी चाकू से किसी खरमूजे को बीच से आधा काट दिया हो। इस तरह उस सैनिक को बीच में से आधा काट दिया गया था। उस सैनिक का एक हिस्सा वह इधर और दूसरा उधर जाकर गिर जाते हैं। तभी वह अनंताधिपति रैंक का योद्धा वह पीछे देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह इसी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुझे लगा कि तू अपनी नाद पूर्वज रैंक की शक्तियों से मुझे रोक सकता है। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर एक हुंकार भरा और गुस्से का भाव दिखने लगता है। वह इसी गुस्से भरी नजरों से वहां पर खड़े हुए सभी अग्नि दल के सैनिकों की तरफ देखने लगता है। इस समय अग्निवंशियों के सैनिकों में से सिर्फ उनके सामने खड़ा योद्धा ही एक अनंताधिपति रैंक का योद्धा था और वहां पर पीछे खड़े हुए सैनिक तो शक्ति समर्थ और उससे कम रैंक के योद्धा थे। इस समय वहां पर 3 आदि पूर्वज रैंक के और एक अनंताधिपति रैंक का योद्धा था।
उसी के साथ वहां पर 4 से ज्यादा देवश्रेष्ठ और 3 से ज्यादा शक्ति समर्थ जिनका 9वां सितारा था, और उसी के साथ ही बहुत सारे शक्ति समर्थ से ऊपर वाले रैंक के भी योद्धा थे। वहां सभी लोग डरी हुई आंखों से अपने सामने वाले योद्धा की तरफ देख रहे थे, जिसने पल भर में ही एक आधे पूर्वज रैंक के योद्धा को जान से मार दिया था। तभी उन सैनिकों के सामने खड़ा हुआ उन सैनिकों का नायक, जो कि पूरी तरीके से लाल दिख रहा था, उसने सिर्फ एक कपड़ों के नाम पर चोगा पहन रखा था, जो सिर्फ नीचे के हिस्से को, उसकी कमर के नीचे के हिस्से को ढके हुए था। उसका पूरा शरीर वहां नगन दिख रहा था और उसके शरीर पर अग्नियां दिखाई दे रही थी। तभी वह सैनिक सामने की तरफ देखता है, जो कि कोई और नहीं उन अग्निबंदी सैनिकों का नायक दिख रहा था, और वहां अपने सामने खड़े हुए योद्धा की तरफ देखता है और उस योद्धा की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुमने उस मणि को हमें नहीं दिया तो हमारी महारानी तुम्हें जान से मार देंगी। तो सैनिक इस बात को सुनने के बाद वह योद्धा फूंका नजरों से उस सैनिक की तरफ देखता है और उस सैनिक की तरफ देखते हुए जोर जोर से हंसने लगता है, और वह इसी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैं एक महारथी अनंताधिपति रैंक का योद्धा हूँ, मुझे रोकने की क्षमता तो यहाँ पर किसी के पास भी नहीं है, और उस किसी में तू और तेरी वह अग्नि रानी भी शामिल है। इतना कहने के बाद उसके चेहरे पर एक खूंखार मुस्कुराहट आ जाती है, और वह इसी मुस्कुराहट के साथ सामने उन योद्धाओं की तरफ देखने लगता है। कुछ ही समय में उसके चेहरे की वह मुस्कुराहट पल भर में गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर अभी गुस्से भरा भाव दिखने लगता है, जिसके साथ वह अपने सामने खड़े हुए योद्धाओं की तरफ देखता है और वह उन सैनिकों के नायक की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तू यहाँ से नहीं लौटा तो मैं तुम सबको जान से मारूंगा, लेकिन इस अग्नि मणि को तो लेकर ही जाऊंगा। जैसे ही वह सैनिकों का नायक इस बात को सुनता है, उनके डर से पैर कांप जाते हैं, क्योंकि वह भले ही एक अनंताधिपति रैंक का योद्धा था, लेकिन वह शुरुआती अनंताधिपति रैंक का योद्धा था, जो कि बाहर की दुनिया में तो बहुत ज्यादा ताकतवर माना जाता था, लेकिन इस समय उसके सामने खड़ा हुआ योद्धा कहीं से कमजोर नहीं था। वह एक महारथी अनंताधिपति रैंक का योद्धा था। वह सैनिक डर ही रहा था। तभी वहां पर चारों तरफ जंगल वहां गर्म होने लगता है। आसपास की सीधी आवाज जो सर्द मालूम हो रही थी और वह उन सभी सैनिकों के चेहरों से छूकर निकल रही थी, वह देखते ही देखते गर्म होने लगती है और चारों तरफ के पेड़ वहां जलकर राख होने लगते हैं। उन पेड़ों के बीचों से एक औरत, जिसके लंबे लंबे घने बाल वहां किसी सोने की तरह जगमगा रहे थे, उसके शरीर पर पहना हुआ लाल कलर का कपड़ा और उसकी छाती को ढका हुआ काले कलर का कपड़ा, उसके लाल और गुलाबी होठ, उसके लाल गुलाबी गाल और उसकी आंखें जो कि किसी नशीली पदार्थ से कम नहीं लग रही थी, और उसकी माथे पर एक तीसरी आंख जो कि इस समय रिक्त थी और वहां से छोटी छोटी खून की बूंदें निकल रही थी। वह औरत दिखने में इतनी ज्यादा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी, मानो पूछो ही मत। वह ऐसी लग रही थी जैसे स्वर्ग से कोई उतरी हुई अप्सरा हो। वह औरत जिस जिस जगह से निकल कर आ रही थी, उसके आसपास का इलाका वहां जलकर राख होने लगता है। वह औरत धीरे धीरे सामने की तरफ आने लगती है और वह कुछ ही समय में उस व्यक्ति के सामने आकर रुक जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि अग्निवंशी सैनिकों का नायक था। वह नायक जैसे ही उस बेहद खूबसूरत औरत की तरफ देखता है, वह उस औरत की तरफ देखता है और उसके सामने झुकते हुए कहता है, महारानी आप यहाँ पर। तभी वह महारानी उस सैनिकों के नायक की तरफ देखती है और अपनी नजरों को सीधा उस सामने खड़े हुए व्यक्ति की तरफ कर देती है, और वह महारानी उस व्यक्ति की तरफ देखती है और उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहती है, बेहद ताकतवर मालूम होते हो तुम। वह व्यक्ति जैसे ही उस महारानी की इस बात को सुनता है, वह व्यक्ति महारानी को देखता ही रह जाता है, क्योंकि वाकई में वह महारानी बेहद ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। तभी वह व्यक्ति उस महारानी की तरफ देखता है और उस महारानी की तरफ देखते हुए कहता है, अग्निवंश कबीले की महारानी, आप यहाँ पर, आपके बारे में तो सुना है कि आप बेहद ज्यादा क्रूर और खतरनाक हैं। सुना है आप अपने शत्रुओं पर कतई रहम नहीं करती।
उस व्यक्ति की इस बात को सुनने के बाद उस महारानी के लाल और गुलाबी नशीले होठ वहाँ हंसी में खिल जाते हैं और वहाँ महारानी हंसते हुए कहती है, तुमने सत्य सुना है। इतना कहने के बाद उसकी हंसी पल भर में गायब हो जाती है और वह गंभीर और एक खतरनाक आवाज में आराम से कहती है, लेकिन फिर भी तो तूने मेरी मणि को चुराने की हिम्मत की। इतना कहने के बाद उस महारानी के शरीर के अंदर से शक्तियां निकलने लगती हैं। इस समय उस महारानी के शरीर से निकल रही शक्तियां उस व्यक्ति की शक्तियों से बिल्कुल भी कम नहीं लग रही थी। जहां उस व्यक्तियों की शक्ति ने पूरे के पूरे जंगल के आधे हिस्से को घेर रखा था, अब उस महारानी की शक्तियां उस व्यक्ति की शक्तियों को टकराकर उन हिस्से को घेरने लगती हैं। इस समय उन दोनों की शक्तियां एक दूसरे से टकरा ही रही थी। तभी वह व्यक्ति उस महारानी की तरफ देखता है और महारानी की तरफ देखते हुए कहता है, आप भी अनंताधिपति के महारथी पड़ा पर हो महारानी। अगर आप चाहो तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। उसके बदले मैं आपको यहाँ अग्नि मणि देने को भी तैयार हूँ। और इतना कहने के बाद वह एक और मणि को निकालता है और जिसके साथ वह कहता है, और यहाँ जल मणि भी देने को तैयार हूँ। वह महारानी जैसे ही उसके हाथों में लगी हुई उन दोनों अनमोल रत्नों को देखती है, उस महारानी के चेहरे पर एक गंभीर भाव आता है और वह सीधा उस व्यक्ति की तरफ अपनी नजरों को कर देती है, जिनमें अब एक हुंकार नहीं बल्कि एक शांति भरा इरादा झलक रहा था। उसकी इन नजरों को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं कह सकता था कि इन नजरों में क्या इरादा है, वह जान से मारना चाहती है या फिर नहीं। तभी वह महारानी उस व्यक्ति की तरफ देखती है और उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहती है, जल मणि और अग्नि मणि, अच्छा है, तुमने तो दो अनमोल मणियों को हासिल कर लिया। इतना कहने के बाद वह महारानी उस व्यक्ति की तरफ देखती है। तभी वह व्यक्ति महारानी की तरफ देखता है और अपने चेहरे पर एक खूंखार मुस्कुराहट के साथ पूरी तरीके से महारानी को देखता है। तो उस व्यक्ति की आंखों में वासना साफ साफ दिखाई दे रही थी, जो कि वह उस अग्निवंश की महारानी को देखने के साथ ही दिखाई दे रही थी। तभी वह व्यक्ति उस महारानी की तरफ देखता है और महारानी की तरफ देखते हुए कहता है, इतना ही नहीं, मैं आपके साथ साथ आपकी बेटी से भी शादी करने को तैयार हूँ। भले ही वह 16 साल की है, लेकिन कुछ नहीं, मैं उसे अपने साथ रखने को तैयार हूँ। महारानी जैसे ही उस व्यक्ति की इस बात को सुनती है, उस महारानी की आंखों में एक गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगता है, जिसके साथ वह उस व्यक्ति की तरफ देखने लगती है। तभी इस महारानी के पीछे से एक सुरीली और मीठी आवाज आती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसने सफेद कलर के क्राउन पहना हुआ है, जिसके सिर के ऊपर एक ताज रखा हुआ है और इसके लंबे और घने सुनहरे कलर के बाल वह हवा में लहरा रहे हैं। उसकी आंखें जो किसी नशीली थी, वह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि उस महारानी की बेटी दमयंती थी, जो कि अग्निवंश कबीले की अगली रानी भी कहा जाता था। तभी दमयंती वह महारानी के बगल में आकर रुक जाती है और महारानी की तरफ देखते हुए वह उस व्यक्ति की तरफ देखती है और महारानी की तरफ देखते हुए कहती है, माँ, ये कौन है? तभी उसकी माँ यानी अग्निवंशी कबीले की महारानी वह अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखती है और उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहती है, बेटा, यहाँ एक रास्ते का वह कांटा है, जिसे जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो यहाँ हमारे लिए समस्या करेगा। इतना कहने के बाद महारानी सीधा उस व्यक्ति की तरफ देखने लगती हैं और अपने हाथों को आगे करती हैं, जैसे कि वह उस व्यक्ति से प्यार से उन दोनों मड़ियों को मांग रही है। तभी वह व्यक्ति जैसे ही महारानी की हरकत को देखता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह इसी मुस्कुराहट के साथ उन मड़ियों को अपनी अंगूठी में रख लेता है और वह अपनी नजरों को सीधा महारानी की तरफ टिकाए देता है। उस व्यक्ति की शांत और सीधी नजरों को अपनी तरफ होता हुआ देखकर अग्निवंशी कबीले की महारानी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह इसी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मुझे यही उम्मीद थी। उसके इतना कहते ही अगले ही पल वहां की हवा भारी होने लगती है। आसपास का जंगल वहां गर्म होने लगता है और चारों तरफ मानो ऐसी शक्तियां दिखाई देने लगती हैं, जो कि पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए बेकरार हो।
अगले ही पर वहां पर थूम की आवाज के साथ महारानी अपनी जगह से गायब होती हैं और वह व्यक्ति भी तुरंत अपनी जगह से गायब होता है। इस समय दो उल्कापिंड, जो कि एक पूरी तरीके से काली शक्तियों से घिरा हुआ था और एक अग्नि की शक्तियों से घिरा हुआ था, वह एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे थे। भाई, कहानी को बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूँ। अगर आपको सीजन 1 की वीडियो देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल दिव्यांशु स्टोरी वर्ल्ड पर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक मेरी इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर मेरे डायरेक्ट चैनल पर जाओ, उसे सब्सक्राइब करो और वीडियो का लुत्फ उठाओ। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए, इस समय दो उल्कापिंड वहां एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे थे। तभी हमारा सीन बदलता है और हम एक जगह पर आते हैं जहाँ पर एक लड़का वहां सोया हुआ था। वहां इस समय सोया हुआ था और उसके आसपास एकदम शांति थी। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कोई कल्पना ना की। उस लड़के के हाथ पर बना हुआ वह चक्र का निशान जोर जोर से घूमने लगता है और वह चक्र किसी खूंखार तरीके से जगमगाने लगता है, जैसे कि वह चक्र सक्रिय होने की कगार पर हो। लेकिन उस व्यक्ति को, यानी उस लड़के, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा श्रेयांश था, उसे कुछ मालूम भी नहीं होता। फिर कुछ ही पलों में वह चक्र जोर जोर से जगमगाता है और जगमगाते हुए वह तुरंत उस लड़के के हाथ में ही रुक जाता है। कभी वह चक्र, जो कि श्रेयांश के हाथों में जन्मजात था, वह जगमगाना बंद कर देता है और वहीं श्रेयांश को एक सपना आता है जहां पर श्रेयांश एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जो कि पूरी तरीके से अंधेरे से भरी हुई थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, मानो वहां पर प्रलय आकर गुजर चुकी हो। तभी श्रेयांश वह अपनी नजरों को सामने की तरफ करता है जहां पर वह देखता है कि एक व्यक्ति, जो कि घुटनों के बल एक पिंजरे के अंदर बंद है और उसके हाथ पैरों को जंजीरों से बांधा हुआ है। लेकिन वह जंजीरें मामूली जंजीरों जैसी नहीं दिख रही थी। उसकी एक कड़ी, हर एक सील पर ऐसे प्राचीन मंत्र लिखे हुए थे जो कि पूरी की पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते थे। और उसी व्यक्ति के सामने बैठा था एक और व्यक्ति जिसका चेहरा अंधेरे में ढका हुआ था और वह इस समय सिंहासन पर बैठा हुआ था, जिसके दोनों पैर वहां पत्थर की तरह जमे हुए थे और उसके दोनों हाथ वहां जमे हुए थे। तब श्रेयांश वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वह चारों तरफ का नजारा देखता चला जा रहा था, जहां पर वह चारों तरफ देख रहा था कि चारों तरफ मानो ऐसी शांति थी जैसे वहां पर कोहराम मचा हुआ हो, प्रलय आकर गुजर चुकी हो। वहां पर इतनी ज्यादा भयावह और तूफानी शक्तियां थी कि वह पूरी की पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखती हो। तभी श्रेयांश आगे बढ़ता चला जा रहा था। तभी उसकी नजर पिंजरे में बंद उस व्यक्ति की तरफ जाती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह आज और अभी मर जाए, लेकिन वह मर भी नहीं रहा था। वह जीवित अपनी आंखों को बंद किए हुए ओम मुद्रा में बैठा था। इस समय वह अपनी पीठ को सीधे किए हुए, उसकी आंखें बंद थी और उसके दोनों हाथ घुटनों के बल बने हुए थे, जिसमें उसकी पहली उंगली अंगूठे से सटी हुई थी और वह जैसे कि तपस्या करते हैं उसी तरह से बैठा हुआ अपनी शक्तियों पर ध्यान दे रहा था। इस समय उसके शरीर से बहुत ज्यादा खतरनाक शक्तियां निकलती थीं। वह अब शांत हो रही थी और उसके माथे से लेकर उसके पेड़ों तक 7 चक्र चमक रहे थे और उसके माथे के ऊपर 17 प्रकार की कुदरती शक्तियां जगमगा रही थी और वहां पर चारों तरफ अनंत मूल तत्व शक्तियां घूम रही थी। श्रेयांश धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास जाता है। श्रेयांश जैसे ही उस व्यक्ति के पास जाता है, श्रेयांश उस व्यक्ति की तरफ देखता है और श्रेयांश जैसे ही उस व्यक्ति का चेहरा देखता है, श्रेयांश की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसके हाथ पैर कांप जाते हैं जैसे कि उसने अपने सामने साक्षात काल को देख लिया हो। फिर श्रेयांश वह खुद में हड़बड़ाता है और आंखों से आंसू को पोंछते हुए बस प्यारी एक लेकिन एक दुख भरी आवाज में कहता है, बाबा आप। श्रेयांश के मुंह से आवाज सुनते ही वह व्यक्ति तुरंत अपनी झटके से आंखों को खोल लेता है और उसकी नजरें एक लड़के के पास जाती है जो कि इस समय 17 से 18 साल का लड़का था, जो इस समय घुटनों के बल बैठा हुआ रो रहा था। तभी
वह व्यक्ति जो पिंजरे में बंद था वह कोई और नहीं बल्कि विद्युतांश सूर्यवंशी था। तभी विद्युतांश वह श्रेयांश की तरफ देखता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहाँ पर कैसे आए? तभी श्रेयांश वह विद्युतांश की तरफ देखता है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है, बाबा आप। लेकिन इससे पहले वह श्रेयांश कुछ विद्युतांश से कुछ कह पाता उससे पहले ही उस सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं, जिनमें एक आंख पूरी तरीके से काली थी और एक आंख पूरी तरीके से लाल किसी खून की तरह जगमगा रही थी, जैसे कि उस आंख में खून जगमगा रहा हो। तभी वह तुरंत फूंका नजरों से श्रेयांश की तरफ देखता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है, तो लड़के तू कौन है जो मेरे इस आयाम के अंदर आ गया? यहाँ पर पहुंचने की हिम्मत तो कोई भी नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद वह अपनी फूंका नजरों से श्रेयांश की तरफ देखता है। उस दैत्य की एक नजर मात्र से श्रेयांश तुरंत अपनी जगह से गायब हो जाता है और श्रेयांश इस समय जहाँ पर बिस्तर पर सोया हुआ था वह झटके से उठता है और अपने हाथों को आगे करते हुए चिल्लाता है, बाबा। उसके मुंह से यह शब्द सुनते ही आसपास की हवा वहां धीमी हो जाती है और उसके बगल में सोया हुआ एक लड़का, जो कोई और नहीं बल्कि बासु था, जो इस समय उल्टा सोया हुआ था, वह झटके से तुरंत अपने बिस्तर से नीचे गिरता है और उसका सिर जमीन से आ टकराता है। इसी के साथ बासु वह हड़बड़ाते हुए उठता है और वहीं टेबल से एक जग को उठाने के बाद सामने कर देता है, जैसे कि वह जग से अपने सामने वाले व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हो। श्रेयांश देखता है कि बासु इस समय जग चुका है। तभी बासु वह श्रेयांश की तरफ देखता है और श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहता है, क्या यार, तू मुझे सोने भी नहीं देता। इतना कहने के बाद बासु वह उस जग को रख देता है और फिर से जाकर अपने बिस्तर के ऊपर बैठ जाता है। तो क्या राय था कहानी में? आखिरकार आगे क्या विद्युतांश जीवित था? क्या श्रेयांश विद्युतांश से मिला था? और श्रेयांश के हाथ पर जगमगाते हुए उस चक्र का क्या निशान रहा जिसने उसे विद्युतांश के पास पहुंचा दिया? और आखिरकार वह औरत कौन थी और उसके सामने खड़ा हुआ वह रहस्यमय योद्धा कौन था जो उस औरत पर भारी पड़ रहा था? और क्या राज है इन मड़ियों का? और क्या आज के इस मुकाबले में श्रेयांश कुछ बेहतर कर पाएगा और क्या बन पाएगा श्रेयांश महारक्षक? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ, मेरे चैनल द स्टोरी ऑफ महारक्षक में। मेरे साथ में आपका छोटा भाई दिव्यांशु उपाध्याय। तो राम राम सभी भाइयों।